हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन सिस्टम, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन एंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो वहाँ से आपको एग्जाम में के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, तो ज़रूर से वो चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ये क्लास नंबर 3 है, तो क्लास नंबर 1 एंड 2 पहले वो देखिएगा ताकि ये यहाँ से आपको आसानी होगी समझने में। The concept of the human resource depreciation system is a theoretical framework that draws an analogy between human capital and physical capital, suggesting that just like the machine or the infrastructure, human resource can be depreciated over time if not properly maintained, upgraded or utilized। ठीक है, जैसे किसी मशीनरी को और किसी हमारी प्रॉपर्टी को डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, कि वो टाइम टू टाइम वो ख़राब होती जाती है या फिर आउटडेटेड होती जाती है। सेम हम अगर एक ह्यूमन को एज ए ह्यूमन रिसोर्स काउंट करें, एसेट की तरह काउंट करें, तो वहाँ पे भी अगर उसको हम प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो वो भी आउटडेटेड हो जाएगी, उसको भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे बताई गई है। तो वो दोनों का कॉन्सेप्ट प्रॉपर एनालॉजिक्स मेंटेन करी गई है, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल की बात करी गई है। डेफिनेशन क्या बोल रही है? द ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन सिस्टम is a conceptual framework used to assess and manage the decline in the value, productivity or the effectiveness of the employees over the time due to factors such like the obsolescence, lack of training, aging or the reduce the engagement। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट है जो सिस्टम बता रहा है कि किस तरह से अगर वो डिक्लाइन हो रही है, उसकी वैल्यू किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिवनेस टाइम टू टाइम किस तरह से डिक्लाइन हो रही है, तो वो उसकी स्किल ऑब्सोलेंस हो जाए या लैक ऑफ उसको ट्रेनिंग ही ना मिले, न्यू अपडेट मतलब एआई आ गया है अभी, अगर उसे एआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो न्यू चीज़ें नहीं सीख पाएगा। ठीक है, एजिंग भी एक मेन फैक्टर है एंड रिड्यूस द एंगेजमेंट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को एंगेज नहीं करेंगे, प्रॉपर उनसे काम नहीं करवाएंगे अच्छे से, ठीक है, उसके 100% कैपेसिटी में से हमने सिर्फ उसकी 60% कैपेसिटी को ही यूटिलाइज़ करा है, 40% ऐसे ही वेस्ट हो रही है, तो उस चीज़ में उसको एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, नहीं तो उसको भी टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन लग जाएगा। The system helps the organization identify, measure and mitigate this decline by implementing strategies like rescaling, health programs and the performance management to maintain and enhance the workforce value। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें देख रही है, प्रॉपर आइडेंटिफाई करेगी, मेज़र करेगी एंड मिटिगेट करेगी इन चीज़ों को कि इन चीज़ को हम किस तरह से डिक्लाइन कर सकें। इसके लिए रिस्केलिंग करेगी, लाइक कि उनको नई नई एक्टिविटीज़ सिखाएगी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स अरेंज करेगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का पता चले कि वो कितने मतलब हेल्दी है या नहीं इस वर्क को करने के लिए। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखेगी कि लास्ट 2 ईयर से इस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, तो उसके पीछे की क्या वजह है, तो वो सब चीज़ें उससे पता लग जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेंटेन एंड एनहांसमेंट बढ़ेगी वर्कफोर्स वैल्यू की। फिर फैक्टर्स कौन से कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन? तो फैक्टर्स जहाँ पे सेवरल फैक्टर कैन बी लीड टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ओवर द टाइम। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ह्यूमन वैल्यू की वैल्यू कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है एंड प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स की कम हो रही है टाइम के साथ। तो दिस कैन बी कैटेगराइज इन टू पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर, कौन से हो सकते हैं? दिस रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ कंडीशन एंड और द डेवलपमेंट लाइक एजिंग, तो जहाँ पे नेचुरल डिक्लाइन इन फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और कॉग्निटिव स्पीड। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय आपके साथ लास्ट 25 साल से है तो ऑब्वियसली उसकी एज, अगर वो 25 में ज्वाइन हुआ होगा तो अभी उसकी एज 50 ईयर है। ठीक है, और जो अभी यंग होंगे लाइक 25, 35, 30 के एज के, तो उनके कंपैरिजन में उनका स्टेमिना कम होगा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा सही नहीं होगी। फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जैसे कि क्रॉनिक इलनेस है, स्ट्रेस है या बर्नआउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है,
कि हेल्थ इश्यूज़ है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो ज़्यादा उनकी बीमार होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इस सिचुएशन में हेल्थ इश्यू होंगे तो उसकी वजह से भी परफॉर्मेंस में अफेक्ट होगा। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है, जहाँ पे रिड्यूस ड्राइव ड्यू टू द मोनोटोनी, लैक ऑफ रिकॉग्निशन और द पुअर वर्क कल्चर। ठीक है, उनका मोटिवेशन एम्प्लॉय को मिलना चाहिए टाइम टू टाइम, कि उनको भी लगे कि मेरी भी कुछ वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में। मोनोटोनी नहीं बनी रहनी चाहिए, रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। फिर स्किल ऑब्सोलेंस है, जहाँ पे आउटडेटेड टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज भी है, जिसकी वजह से भी पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, R&D के साथ कनेक्टेड है, तो आपको टाइम टू टाइम सभी चीज़ों की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप आउटडेटेड फील करोगे। फिर रेसिस्टेंस टू चेंज, जहाँ पे reluctance to the adopt new technologies और द प्रोसेस। ठीक है, कुछ होते हैं एम्प्लॉयज़ जो न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, पुरानी वाली चीज़ों पे ही टिके हुए होते हैं, मतलब उनको वही चीज़ें सही लग रही है, अडॉप्ट नहीं करते न्यू टेक्नोलॉजी को, तो वहाँ पे भी उनका एक पर्सनल फैक्टर आ जाता है कि वो ग्रो नहीं कर पाते। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, जहाँ पे दिस आर द इंटरनल एलिमेंट विद इन द कंपनी दैट कंट्रीब्यूट टू द डेप्रिसिएशन। तो इंटरनल एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे लाइक लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग ना दी जाए, रिस्केलिंग या अपस्केलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। ठीक है, उनको AI सिखाया ही ना जाए, उनको कंप्यूटर ही ना सिखाया जाए, मेल कैसे करते वही ना सिखाया जाए। ठीक है, तो वो सब चीज़ों की वजह से भी, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी उनका ग्रो नहीं हो पाता है। फिर पुअर करियर और प्रोग्रेशन, जहाँ पे लिमिटेड चांस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द ग्रोथ। आप इस ऐसे फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ नए आने का कुछ चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे भी आपका लिमिटेड चांस हो जाता है आप ग्रोथ का। ठीक है, आप ग्रोथ नहीं कर पाते, आपकी सैलरी, आपकी स्किल, आपकी जो नॉलेज है वो एक टाइम पे फिक्स हो जाती है। फिर इनएडुकेट परफॉर्मेंस फीडबैक, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ में नॉट नो हाउ और वेयर टू इम्प्रूव। ठीक है, उनको ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को ही नहीं पता है उनको, क्योंकि उनको फीडबैक ही नहीं मिलता कि आपने काम किया, वो अच्छा किया नहीं किया, टाइम पे किया कि नहीं किया। आपको बस आपने काम करा, आपने अगर 500 यूनिट बनाने हैं तो भी आपको 500 रुपये मिल रहे हैं, आपने 600 बनाए तो भी 500 मिलते हैं, 300 बनाए तो भी 500 मिलते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, कि आपको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है कि जिसकी वजह से आप और अच्छे से वर्क करो, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस आपका डाउन हो जाता है। फिर जॉब मिसमैच है, जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन द रोल अनसूटेड टू देयर एबिलिटीज़। ठीक है, एक ऐसे बंदे को एक ऐसी पोस्ट पे लगा दिया जाए जहाँ पे वो मिसमैच है, उसको वो जॉब ही पसंद नहीं है, या तो वो वर्क नहीं कर पाता उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसे बनना था जर्नलिस्ट और उसको हमने IT के फील्ड में लगा दिया, तो वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो उनका जॉब मिसमैच हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वो ग्रो नहीं कर पाता। फिर टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे पुअर लीडरशिप है, कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ टीम वर्क है, तो इन सिचुएशन में भी ये इंटरनल एलिमेंट्स हैं। हाँ, तो ये सब इंटरनल एलिमेंट्स की वजह से भी उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होंगे, जहाँ पे दिस आर द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी बार बार नई अपडेटेड होती रहती है, न्यू टूल्स और सिस्टम मेक करंट स्किल आउटडेटेड। ठीक है, आपको हर टाइम, हम बोलते हैं ना कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। फिर मार्केट और इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी, शिफ्टिंग द कस्टमर डिमांड और द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। हम बोल रहे हैं ना आजकल कि AI की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चले जाने वाली है, तो वही है मार्केट और इंडस्ट्री चेंजेस की वजह से कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाएगी और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएंगी। फिर इकोनॉमिक डाउन टर्न्स है, जहाँ पर जॉब इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कि आज जो पहले 5 लोग एक काम करते थे, अभी टेक्नोलॉजी की वजह से एक ही इंसान वो 5 लोगों का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी कि उन 5 में से कौन 4 लोगों की जॉब चला जाने वाली है। फिर पॉलिसी और द रेगुलेटरी चेंजेस भी है, जहाँ न्यू कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट और द लेबर लॉज दैट चेंज टू द जॉब रोल्स। ठीक है, आपको जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट में देखा था, आप बिजनेस लॉ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेक कर सकते हो। फैक्ट्रीज एक्ट में भी बताया गया है कि आपको अगर कौन से कंप्लायंस आपको फिल करने हैं, तो वो उनकी वजह से भी आपका जॉब रोल चेंज हो सकता है, तो वो भी आपको देखना है। फिर कोर कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन के,
तो किस चीज़ की वजह से एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन होती है। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया that employees like physical or the financial assets can lose value over the time if not properly maintained। ठीक है, लाइक फाइनेंशियल फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट की तरह एम्प्लॉयज़ भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू लूज़ कर लेते हैं अगर उनको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है कि स्किल है, प्रोडक्टिविटी है, मोटिवेशन है, हेल्थ है, एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये सब चीज़ें उसकी वैल्यू में आ जाती है। तो हम बोले ना वैल्यू कितनी है, हम उस मशीनरी की तो वैल्यू लगा पाएंगे तो 1 लाख है, 2 लाख है, लेकिन हम ह्यूमन की वैल्यू इन सभी टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एज ए इंटेंजिबल असेट। तो लाइक इन मॉडर्न HRM human resource management, employees are seen as a human capital and asset that contribute to the value creation, just as a machinery depreciated due to the wear and tear। ठीक है, समय के साथ वो उसमें मतलब बोलते हैं ना डेप्रिशिएट लगता है, वो ख़राब होती है या फिर उसमें टाइम के साथ उसमें बदलाव आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिशिएट व्हेन देयर स्किल्स, एनर्जी और रिलेवेंस डिटोरिएट्स ओवर द टाइम। ठीक है, अगर उनकी स्किल, एनर्जी एंड उनमें जो काबिलियत है उनके टाइम के साथ अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं दी तो वो टाइम के साथ ख़राब हो जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन इन दिस कंटेक्स इज़ नॉट अबाउट द एज अलोन बट ऑल्सो द लूजिंग इफेक्टिवनेस ड्यू टू द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिर्फ एज के साथ रिलेटेड नहीं है ये। फिर कॉज क्या है डेप्रिसिएशन के, तो अंडरलाइंग लॉजिक है जहाँ पे टाइम बेस डिक्लाइन है, लाइक एजिंग और द रूटीन वर्क विदाउट द चैलेंज। ठीक है, अगर हमारी लाइफ में हम बोलते हैं ना कुछ चैलेंज चाहिए, लगता है बोलते हैं ना हमें थोड़ी किक मिलनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना, थोड़ा चैलेंजिंग चीज़ें करना पसंद है। अगर वही रिपीटेड चीज़ें हैं तो उसकी वजह से भी वो उनको मज़ा नहीं आएगी। फिर एनवायरमेंटल चेंजेस है, जैसे कि रैपिड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है या ऑटोमेशन है, तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लग सकता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल नेगलेक्ट, जहाँ पे नो स्किलिंग और द करियर प्लानिंग। ठीक है, उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ या फिर कुछ और एडवांसमेंट के साथ उनको कनेक्ट नहीं कर रहे, उनको सिर्फ रूटीन वर्क दिए जा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंसी की वजह से भी उनका ग्रो नहीं होगा। फिर पर्सनल स्टेगनेशन, जहाँ पे लो मोटिवेशन या बर्नआउट भी हो सकता है, जहाँ पे लो मोटिवेशन या फिर वो ऐसी चीज़ें फील करें कि यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या तो उनको डीमोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी जो बेसिक नीड्स की है वो नहीं मिल रही है। दिस कैन बी रिड्यूस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, अडेप्टेबिलिटी, एंगेजमेंट, कॉम्पिटेंस एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें अगर उनको ये सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉय में से रिड्यूस होती जाएगी। फिर कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या बोल रहा है डेप्रिसिएशन का, इमेजिन अ कर्व रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और वैल्यू ओवर द टाइम। इनिशियल फेज क्या होगा, हम अगर बोले इस तरह से, अगर हम दिखाए डेप्रिसिएशन कर्व कि इनिशियल स्टार्टिंग का फेज़ किस तरह से होगा, जहाँ पे हाई वैल्यू पोस्ट हायरिंग ड्यू टू द फ्रेश नॉलेज एंड एंथुसियाज्म। तो स्टार्टिंग में तो उनका ज़्यादा ही सही होगा ऊपर। फिर मिड करियर में पिक प्रोडक्टिविटी इफ़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सस्टेन। ठीक है, यहाँ पे पिक पे पहुँच जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचेगा। फिर डिक्लाइन फेज़ में आ जाएगा ऐसे, जहाँ पे डिक्लाइन बिगिन इफ़ देयर इज़ नो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, पुअर वर्क कंडीशन और हेल्थ और मोटिवेशन इश्यू, तो इसकी वजह से डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगी। विदाउट इंटरवेंशन दिस डिक्लाइन मिरर्स डेप्रिसिएशन कर्व ऑफ द फिजिकल असेट। तो इस तरह से ही उसकी कर्व बनेगी। ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में उसको हाई पिक मिलेगी नॉलेज की वजह से, फिर वो पिक पे होगा जहाँ पे उसको मेंटेन करके रखना है। अगर वो मेंटेन नहीं करेगा चीज़ों को तो वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशनल रोल इन मैनेजिंग डेप्रिसिएशन, जहाँ पे कौन सी चीज़ें होगी, मॉनिटर करना होगा एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस एंड स्किल रिलेवेंस। फिर इन्वेस्ट करना है कि कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। फिर सपोर्ट होना चाहिए लाइक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि अगर वो बोल रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी आप उसको काम पे ज़बरदस्ती बुला रहे हो तो वहाँ से उसको कुछ प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। फिर रीडिज़ाइन रोल टू अलाइन विद द स्ट्रेंथ एंड इवॉल्विंग बिजनेस नीड्स।
ठीक है, आपको रीडिज़ाइनिंग करनी है। अगर इस एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट में नहीं जम रहा है तो आप और डिपार्टमेंट में उसको रख के देखो, वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ में भी बढ़े या और पता चले कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कहाँ पे फिट होने के लायक है। फिर है फोस्टर, जहाँ पे एन एंगेजिंग एंड इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपको इनोवेटिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए लोगों को एंगेज करना होगा। द गोल इज़ टू एक्सटेंड द प्रोडक्टिविटी लाइफ ऑफ एम्प्लॉय एंड एनहांस देयर लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिव लाइफ एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करके देगी। तो यही चीज़ें याद रखनी है, MISRF, ठीक है। तो मॉनिटर, इन्वेस्ट, मतलब मॉनिटर करना है, फिर उस पर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, सपोर्ट देना होगा, रीडिज़ाइन करना होगा, एंड फिर फोस्टर, ठीक है। वाई द कॉन्सेप्ट मैटर, ये कॉन्सेप्ट क्यों मैटर कर रहा है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेप्रिसिएशन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स, ठीक है। कि आपको अगर ABC 3 एम्प्लॉय है तो तीनों में से अगर आपको सिर्फ 2 की ही ज़रूरत है तो आपको पता चलेगी कि एक कौन सा एम्प्लॉय है जिसको हम काम से निकाल सकते हैं। फिर वी रिड्यूस द कॉस्ट रिलेटेड टू द टर्नओवर, रीहायरिंग एंड द एरर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो टर्नओवर है, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को बार बार निकालना, फिर रीहायर करना, फिर ये सब की जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी, ठीक है, आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है कि आप इतने लोगों को ही हायर कर रहे हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी इतने लोगों को हायर करने की है। फिर इंक्रीज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड दे प्रमोट द सस्टेनेबल वर्क फोर्स स्ट्रेटजीज। तो इन सब में आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।